सन 1985 में उड़ीसा के कालाहांडी में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं। इसके करीब 30 साल बाद दौर आता है अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा और जिसने खाया है उससे मैं वसूल के रहूंगा। आज ये बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह एक साथ 20 जगह सफेद पोशों के यहाँ छापेमारी हुई है। ये छापेमारी कोई पहली बार नहीं हो रही है और जिस मुद्दे को लेकर छापेमारी हुई है वो मुद्दा है डीएमएफ फंड की हेराफेरी का। बीते 29 अक्टूबर को भी ऐसे ही 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन अब की बार जो छापेमारी हुई है वो पिछली छापेमारी से थोड़ी अलग है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन गहराई से समझना होगा। जिस जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ फंड के माध्यम से जनता के हितों की रक्षा होनी थी, विकास के कार्य होने थे, वो पैसे अधिकारियों के माध्यम से नेताओं तक पहुंचे। फिलहाल अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, नेता गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। ये डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का समय है। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया में एक खबर तैरती रही कि किसी मंत्री ने अपनी प्रेमिका को 3 करोड़ का बंगला लेकर दिया है। हम भी इसकी बारीकी से पड़ताल कर रहे थे। अभी तक मंत्री का नाम तो ठीक नहीं आया, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। लोग गहराई से समझ रहे थे कि अब की सरकार कैसे चल रही है और पहले वाली कैसे थी। वैसे ही यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिना आग के धुआं भी नहीं उड़ता। पिछली सरकार के समय जो जो कुकर्म हुए उसकी सजा भुगती जा रही है। आप सोचिए, पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इकलौता बेटा शराब घोटाले मामले में बीती 18 जुलाई से जेल में है और भूपेश बघेल के दाएं बाएं समझे जाने वाले कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बताते रहे, वो आबकारी मंत्री, उनके विरुद्ध आरोप था कि वो 2 करोड़ मंथली लेते थे, वो भी बीते 15 जनवरी से आज की तारीख तक जेल में है। वैसे तो ढेर सारे अधिकारी भी अलग अलग मामलों में जेल में है, लेकिन आज मैं पुरानी बात कम करूंगा। हाल के दिनों में जो कुछ चल रहा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 20 अलग अलग ठिकाने कौन से हैं और छापेमारी किन क्या हुई, किसका संडे ब्लैक कर दिया गया। ये छापेमारी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में सुबह सुबह की है। रायपुर की लाव विस्टा कॉलोनी में कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोड़ा के निवास पर छापेमारी हुई, जबकि भिलाई में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जबकि धमतरी में पूर्व विधायक जयबेन दोषी के पोते केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीन स्थित मकान में दबिश दी गई। केतन दोषी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने यहाँ 4 घंटे तक छापेमारी की। इसी तरह सरगुजा में वेटनरी डॉक्टर तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। कोंडागांव के कारोबारी कोणार्क जैन के ठिकाने पर भी छापेमारी की। मैं जिस निरंजन दास की बात कर रहा था, जो कि आबकारी आयुक्त थे, लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के कारण जेल जाने से बचते रहे, फिलहाल जेल में है। भिलाई नगर निगम के कमिश्नर थे, जिन दिनों कमिश्नर थे उस समय भाजपा की सरकार थी और एक मंत्री से उनके खूब करीबी रिश्ते थे। इतने करीबी रिश्ते थे कि उनके बेटे के जनेऊ के कार्यक्रम में मंत्री जी लाव लश्कर के साथ 2 दिन तक जगदलपुर गए थे। वहां मंत्री और उनके समर्थकों की खूब खातिरदारी की गई थी। यानी निरंजन दास जैसे अधिकारी, सत्ता किसी की भी हो, सिस्टम तो अपना ही चलाते रहे। मौजूदा हालात में भी सत्ता परिवर्तन के बावजूद सिस्टम वही पुराने प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, अंदर खाने शिकायतें कर रहे हैं। अनुशासन के कारण वो बातें खुलकर नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में गाए बगाए उनका दर्द छलक पड़ता है। खैर, राजनीति में ऐसे संतोष असंतोष बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से लोगों का मूड भी बदलता है। फिलहाल मैं जो अभी की छापेमारी की बात करूं तो ईओडब्ल्यू और एसीबी जिस रफ्तार से कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई बीती सरकार में रुकी हुई थी। ऐसा नहीं कि एकदम रुकी हुई थी, जैसे अभी चल रही है उस रफ्तार से नहीं हो रही थी। निरंजन दास के भिलाई स्थित ठिकाने पर छापेमारी के अलावा जगदलपुर में उनके भाई
चितरंजन दास के मैत्री संघ स्थित आवास में भी छापेमारी हुई। छापेमारी बलरामपुर के व्यवसायी मनोज अग्रवाल के यहाँ भी हुई और बिलासपुर में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा के यहाँ भी बहुत देर बाद छापेमारी हुई। बिलासपुर के दयालबंद और जगमग चौक के आसपास जांच जारी है। अभी की छापेमारी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में हुई घोटाले से संबंधित है, इसलिए भूपेश बघेल खासे परेशान हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और एसीबी ये केवल लोगों को डराने, धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते, वो तो खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुंच रहे हैं। वैसे शुरुआती जानकारी में बताया गया था कि ये छापेमारी डीएमएफ फंड के लिए हो रही है, लेकिन बाद में जानकारी को डेवलप हुई कि डीएमएफ फंड के अलावा शराब घोटाले वाले मामले में भी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी और उन्हें प्रभावित करने वाले कारोबारी वही है जो पुराने थे। इसलिए बेईमानी के पैसे का फ्लो चाहे शराब से रहा हो चाहे डीएमएफ फंड से रहा हो आ तो रहा था। अब जब छापेमारी हो रही है तो एक पंथ दो काज, दोनों ही मामलों के दस्तावेज ईओडब्ल्यू और एसीबी खंगाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जांच तो लंबे समय से चल रही है, तो क्या ये आरोपी कागजात संभाल के रखे होंगे, क्या अपने डिजिटल डिवाइस से अभी तक डेटा हटा नहीं दिए होंगे? ये अनुमान थोड़ी देर के तो सही लगता है, लेकिन अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कहीं ना कहीं दस्तावेज में जरूर रखा गया होगा। इसी आशंका से छापेमारी रुकी नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में और छापेमारी हो। फिलहाल जो छापेमारी चल रही है ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बीते 29 अक्टूबर को भी डीएमएफ घोटाले से जुड़े 14 सप्लायरों के यहाँ एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की थी। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित वालफोर्ट इंक्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर पर तब छापेमारी की थी। इनका कारोबार कृषि, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ से जुड़ा था। जबकि राजनांदगांव में भारत माता चौक पर राजग की एजेंसी के किसी अग्रवाल के निवास पर छापेमारी हुई। नाहटा और भंसाली के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। दुर्ग में महावीर नगर के कारोबारी नीलेश पारक के यहाँ भी छापेमारी हुई, जिसे बाद में सामान्य जांच बताया गया। डीएमएफ फंड के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे कार्यों के लिए करीब 70% रकम खर्च करने का प्रावधान होता है, लेकिन कोरबा की कलेक्टर रही रानू साहू ने तो सोच लिया था कि सत्ता कभी नहीं बदलेगी और जब पैसे भी जब खूब सारे मिल रहे हो तो अपना ही कानून और नियम बना दिया। उन्होंने सप्लाई वाला कोई क्लास जोड़ दिया और साफ तौर पर जिस तरह से खुलेआम डंके की चोट पर हेरा फेरी करवाई जाती रही, उनकी परिणति ये रही कि करीब 2 साल जिले की कलेक्टर रही रानू साहू जेल में रही। फिलहाल निर्वासित है, अलग प्रदेश में रहने का निर्देश दिया गया है, यानी हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ढेर सारे नेताओं के नाम भी डीएमएफ के अलावा शराब घोटाले में आते रहे। हमने बीते कुछ वीडियो में बताया था कि किस तरह से ईडी और ईओडब्ल्यू ने साफ तौर पर बताया है कि इतनी इतनी रकम नेताओं को मिली, किस किस नेताओं को मिली ये भी बताया गया, कितने कितने प्रतिशत मिली ये भी बताया गया। लेकिन गिरफ्तारी भूपेश बघेल के बेटे और कवासी लखमा सरी के कुछ बड़े नाम चीनों की हुई, क्योंकि ये तो बेहद सामान्य ज्ञान की बात है कि क्या बिना भूपेश बघेल की सहमति के कोई समानांतर आबकारी नीति चल रही होगी? क्या आबकारी मंत्री अपनी मर्जी से पूरे छत्तीसगढ़ में कोई समानांतर, कोई नकली शराब सरकारी दुकानों से बिकवा सकते हैं? क्या नकली होलोग्राम का खुला खेल करवा सकते हैं? कुछ बातें तो खुले किताब की तरह है। आम जनता भी पूछती है कि आखिर भूपेश बघेल के विरुद्ध सबूत क्यों नहीं मिले या कोई गहरे राजनीतिक कारण है? भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव 2018 के पहले जब जमीन घोटाले और दूसरे मामलों के लिए आरोपी बनाए गए थे, फर्जी सब्सिडी वाला मामला भी था, तब भूपेश बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को एक बड़े इवेंट के रूप में बना दिया था। इसलिए हो सकता है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फूक फूक कर कदम रख रही होगी, लेकिन यह भी समझना होगा कि अब दौर बदल चुका है। मामला ईडी का भी है, सीबीआई का भी है। भूपेश बघेल सीबीआई द्वारा लिखवाई गई एफआईआर में महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं और उनके
के बेटे के विरुद्ध जिस तरह से 16 करोड़ 70 लाख रुपए की स्पष्ट अवैध देनदारी का मामला कोर्ट के सामने रखा गया और बार बार उनकी जमानत याचिका खारिज होती गई, तो यहां से समझ लेना चाहिए कि जांच एजेंसियां बेहद पुख्ता सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी कर रही है। इसलिए भूपेश बघेल के मामले में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। पहले मार्च 2024 में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर को सीबीआई ने दिसंबर 2024 में दर्ज किया और आज की तारीख में जब करीब 1 साल होने को है और भूपेश बघेल गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो राजनीतिक गलियारों में जाहिर तौर पर तरह तरह की चर्चाएं होगी, जो आज की तारीख में हो भी रही है। और अपनी गिरफ्तारी नहीं होने को भूपेश बघेल अच्छी तरह एक मंझे हुए राजनीति की तरह भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में तो बरी हुए, लेकिन रिव्यू पिटीशन उनका इंतजार कर रहा है। फर्जी सेक्स सीडी मामले की तो जांच सीबीआई ने की थी, तब बताया गया था कि राजेश मूणत की वो फर्जी सेक्स सीडी भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांटी थी, जबकि भूपेश बघेल का यह कहना था कि उन्होंने बांटी नहीं थी, सिर्फ दिखाई थी। अब तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर यह बताना कहीं थोड़ी टेढ़ी खीर है कि जो सीडी बांटी थी ये वही सीडी है जिसे लेकर मामला मुकदमा चल रहा है। यानी कानून की पेचीदगियां और हमारे सड़े हुए न्यायिक सिस्टम का फायदा साफ तौर पर हमारे सफेदपोश नेता उठाते हैं। कई बार देखा गया है कि कानून का लाभ भी प्रभावशाली लोगों को मिलता है। यहाँ भी माथा देखकर चंदन लगाने की प्रथा अभी भी कायम है। यही कारण है कि आम आदमी कानून और कानूनी सिस्टम में बदलाव की आवाज उठाता है। लेकिन इन पुराने अनुभव से आगे जो बदले हुए हालात हैं, आप यकीन मानिए जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है उसके नतीजे भी काफी सार्थक निकलने वाले हैं। खासकर मैं छत्तीसगढ़ के जिस डीएमएफ फंड के घोटाले की बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ एक खनिज बहुल प्रदेश है जहां करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड मिलने की हर साल संभावना रहती है। अकेले 500 करोड़ से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ के पावर हाउस कहलाने वाले कोरबा को मिलते हैं और मौजूदा समय में जो छापेमारी चल रही है उसी पावर हाउस कोरबा से जुड़ी हुई है। आगे मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि जो छापेमारी चल रही है सिलसिलेवार ढंग से क्या माजरा है पूरा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120 और 420 के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया था। यह केस कोरबा के डीएमएफ फंड में अलग अलग टेंडर आवंटन में हुई आर्थिक गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था, जिसमें साफ तौर पर आरोप था कि टेंडर राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया जाता है। 2021-22 और 22-23 में कारोबारी मनोज कुमार द्विवेदी ने उस समय की कलेक्टर आईएएस रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिली भगत कर अपने एनजीओ उद्गम सेवा समिति के नाम पर डीएमएफ के कई ठेके हासिल किए। तब उन भ्रष्ट अधिकारियों को टेंडर राशि का 42% कमीशन दिया गया। ये घोटालेबाजी इसलिए पकड़ी गई क्योंकि ठेकेदारों के बैंक खाते में जमा की गई राशि का बड़ा हिस्सा ठेकेदारों ने सीधे कैश निकाला था। प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग से कमीशन सरकारी अधिकारियों को पहुंचाया जाता था। ईडी का दावा रहा कि रानू साहू और अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। ठेकेदार, सरकारी अफसर, उनके सहयोगियों के ठिकानों पर इसलिए लगातार छापेमारी चल रही है। छापेमारी में 76,50,000 की कैश रकम बरामद की गई। 8 बैंकों के खाते सीज किए गए जिसमें 35 लाख रुपए जमा थे। इसके अलावा कई शेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली। ईडी ने करीब 24 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। आरोप लगाया गया कि डीएमएफ फंड के घोटाले से उगाई गई बेईमानी की कमाई से ये संपत्तियां खरीदी गई थी। ये सारी कार्रवाइयां पुराने भूपेश बघेल सरकार से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं, अधिकारी ईमानदार हो गए हैं या घोटाले पकड़े नहीं जा रहे हैं? इन सारे प्रश्नों की पड़ताल भी जरूरी है। जिन्हें मौका मिला उन्होंने खूब नोट बनाया, बेईमानी से बनाया। मौजूदा सरकार को बने 2 साल हुआ है, कोई गंभीर और बड़े आरोप प्रामाणिक रूप से सामने नहीं